बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। सियासी कश्मकश में ने पूरी तरह मुल्क को कंज्यूम किया हुआ है और हम फंडामेंटल चीज, वो जमीन जिस पे हम खड़े हुए हैं, जिसके बाद ये तमाशा यकसर खत्म हो सकता है, उसको भूले हुए, वो है इकोनॉमी। ना रोटी पेट में हो, ना तेल हो गाड़ी में चलने के लिए, और ना मुलाजमत हो और आगे इनकम आ रही हो। आप इमेजिन करें कि उससे कितना सोशल अनरेस्ट होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, सियासी पार्टी नहीं, प्लेयर्स जो इस वक्त कश्मकश में मुब्तला है, इमेजिन करें कि लोगों के गौल जो हैं उनके दरवाजे पे जा पहुंचे एंड अदर थिंग्स। तो इसलिए आई थॉट के इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। सिचुएशन ग्राउंड पे ये है कि IMF तो लिंगर ऑन हो रहा है, ये उसको आप भूल जाएं, लेकिन जो बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, उनको हम फिगर इन ही नहीं करते। और लेविश स्पेंडिंग जो है, लिविंग बियॉन्ड योर मीन जो है, वो गुज़िश्ता हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, जिसके नुकसानात अब आके उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि वी नीड टू मैनेज इट। इसकी क्विक रेमेडीज क्या हो सकती हैं ताकि कम से कम स्टेटस को किसी हद तक, स्टेटस को से मुराद है कि सिविल अनरेस्ट ना हो जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, शॉर्टेजेस ना, महंगाई के बाद, इन्फ्लेशन के बाद कहीं शॉर्टेजेस भी ना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, और फिर लॉन्ग टर्म इसकी मेजर्स क्या हैं जो हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी बहरहाल जरूरी है। हमने आज एक ऐसे एक्सपर्ट को दावत दी है जिनकी सारी उम्र ना सिर्फ इकोनॉमी में गुजरी, बल्कि वो फंड्स को मैनेज करते रहे, जो कि जाहिर है बहुत से लोगों का सरमाया होता है और उसे किसी कमजोर या वीक हाथ में दिया नहीं जा सकता। तो सिर्फ यही चीज काफी क्वालिफिकेशन होती है कि किसी ने फंड्स को बड़े लेवल पे मैनेज किया हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर को और इकोनॉमी को ओवरऑल मैक्रो लेवल को, जाहिर है उनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। नसीम बेग साहब हमारे साथ हैं, ही इज द MD ऑफ आरिफ हबीब कंसल्टिंग, और मैंने जैसे कि बताया कि इनकी सारी उम्र इसी दश्त में गुजरी है। बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम। Thank you, Tahir. Assalamu alaikum, and thank you for the introduction. जस्ट थोड़ा सा हमें आप क्विक बताएं कि इमीडिएट रेमेडीज या खतरात, रेमेडीज में बाद में क्या खतरात हो सकते हैं कि अगर इस वक्त हमने इसको क्विकली मैनेज ना किया, फिर लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं। देखिए, हमारे खतरात जो हैं वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज है, जिसको मैं डॉलर कह लूँगा जस्ट फॉर इजियर रेफरेंस। अच्छा। तो डॉलर शॉर्टेज है। हमारी जो इंपोर्ट नीड्स हैं बेसिक्स की, वो इतनी हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन है, और उनको फुलफिल करने के लिए हमारे यहाँ जो डॉलर हम कमा पाए हैं वो पूरे नहीं हैं। तो हम टिपिकली बोरो करते आए हैं। वो बोरोइंग की जो हमारा चला आ रहा था सिलसिला, वो फिल वक्त रुक गया है। तो शॉर्टेज है। अब उस शॉर्टेज में स्टेट बैंक मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि भाई किसको अलाउ करें नहीं करें। आई एम नॉट सो श्योर, कोई ओपन में बात नहीं आई है कि क्या गवर्नमेंट ने कलेक्टिव विजडम में सारी मिनिस्ट्रीज ने बैठ के वर्कआउट किया है कि नहीं किया है कि भाई किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए। जाहिर है उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ फूड और एनर्जी और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह, उन चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। और जाहिर है फिर जो चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट में जाती हैं उनको तरजीह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत जाहिर है कुछ हो रहा है, बट कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी जैसी नहीं है। तो उसमें हो ये रहा है कि वो एक स्ट्रगल किया जा रहा है कि भी चीज़ों को चलते रहें। अब मैंने चंद रोज़ पहले खबरों में देखा था, पढ़ा था कि बांग्लादेश जो हमसे रिजर्व में भी बेहतर है, IMF में भी अहेड है, उनके यहाँ उनकी जो हमारे PSO की इक्विवेलेंट ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी है, उसको दिक्कत हो रही थी इंपोर्ट्स करने में। तो कल खुदा ना खास्ता अगर हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, इट विल इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स एंड पीपल। बट मोर इम्पोर्टेंटली, जिस तरह हम वैसे बहुत खुश हैं कि हमारी बम्पर व्हीट क्रॉप हो गई है, बट खुदा ना खास्ता उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम villages to मंडीज टू मिल्स टू सिटीज एंड विद इन सिटीज, तो उसके रिपोर्टेशन तो बहुत बुरे हो सकते हैं। दूसरा ये कि हमने
जो थोड़ा बहुत अभी इंपोर्ट अकाउंट को बैलेंस कर लिया, बल्कि छोटा सा सरप्लस भी एक आध महीने आ गया, तो उसका जाहिर है वो आपने इंपोर्ट कंट्रैक्शन करके किया है, उसकी वजह से कुछ आपकी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनकी प्रोडक्शन रुक गई है या बहुत कर्टेल हो गई है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर वो सूनर और लेटर इट स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग के वो ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट पर, लेबर पे अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो चलो चंद एक महीने लोग गुजारा कर लेते हैं, कोई सेविंग्स में डिप करके, कोई थोड़ी बहुत फैमिली सपोर्ट वगैरह से, बट अल्टीमेटली दे रन आउट ऑफ मनी। सो the repercussions can be very strong। मतलब मैं डिफॉल्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग से बहुत उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स लोगों ने इशू की भी हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि टाइमिंग इसका कि भाई कब क्या हो जाए बड़ा मुश्किल होता है कहना कि भाई ये इस टाइमलाइन पे होगा, बट वी आर एट, मतलब ये कह लें कि एट दी लाइन जहाँ हम एक बड़ी डिफिकल्ट बैलेंसिंग लाइन पर हैं, थोड़ा बहुत कहीं मिस कुछ हो जाए तो उसका मसला अपना है। रेमेडीज क्या है? देखें, एक तो जाहिर है आपको किसी ना किसी तरीके से अगर आईएमएफ नहीं हो पाता है तो चलें जिस तरह भी मिलते तरले करके जो भी फ्रेंडली कंट्रीज वगैरह हैं उनसे आपने हेल्प ले ली, कुछ थोड़ा सा टाइम ले लिया, क्योंकि सऊदी वगैरह से रिलेशंस ऐसे हैं कि आप थोड़ा अपनी ऑयल इंपोर्ट्स वगैरह के लिए कुछ टाइम मजीद शायद बाय कर लें तो ये चीज़ का इम्पैक्ट ना आए। तो दोज आर थिंग्स वी विल पॉसिबली नीड टू डू। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब ये डॉलर अकाउंट से हट के रुपी अकाउंट में यस इन्फ्लेशन है, और तकलीफ है उसका इस वक्त फौरी तौर पे सिर्फ एक हल है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको इन्हांस किया जाए इन नंबर ऑफ फैमिलीज एज वेल एज दी रुपी अमाउंट। ठीक है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास फाइनेंसिंग की शॉर्टेज है, बट देन दैट शुड बी द प्रायोरिटी। बाकी सारी चीज़ें रोक दो, मतलब जो कम से कम लोगों को थोड़ा बहुत तो मिटिगेट करें उनके जो इतने डिफिकल्ट हालात हैं। तो दैट टू माय माइंड इज एन इमीडिएट मेजर दैट द गवर्नमेंट शुड टेक। दूसरा ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर में भी नेट डिफिसिट कंट्री हैं, तो वहां पर आपके क्विक रिटर्न्स आ सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 क्रॉप्स। आप अपने यील्ड्स और प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हो बाय टेकिंग नॉट टू मेजर लॉन्ग टर्म मेजर्स बट शॉर्ट टर्म मेजर्स से भी, अगर आपकी तवज्जो वहाँ हो जाए तो उससे कुछ आप अपनी इंपोर्ट अर्निंग्स को फौरी तौर पे एटलीस्ट डिफिसिट को तो एड्रेस करें, उसके बाद कुछ कमा भी लें। तो दोज आर द इमीडिएट थिंग्स आई फील दैट बेग कैन बी। साहब, एक तो जाहिर है इम्पोर्ट्स पे कर्ब करके कुछ ना कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट का या करंट अकाउंट को कुछ बैलेंस करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, विच इज नेचुरल। लेकिन अगर आप जो आपने अदायगियां करनी है इस साल दिसंबर तक, अगर आप वो अदायगियां करने की पोजीशन में हैं भी, तो जो कर्जे बाहर से आ रहे हैं, चीन ने मजीद दे दिया या रोल ओवर कर दिया ये कर्जे, वो जा रहे हैं आपके प्रिंसिपल स्टॉक में, आपके कर्जे के स्टॉक में जा रहे हैं। और जो अगर आप पाए चार्ट को देखें तो जो बड़ी पेमेंट है सबसे वो कर्जों की अदायगी है, और उसमें भी जो बड़ी पेमेंट है वो सूद की अदायगी है। तो हम प्रिंसिपल की बजाय, प्रिंसिपल तो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, वो कंपलसरी होता है, सूद की अदायगी के लिए कर्जे ले रहे हैं और स्टॉक बढ़ा रहे हैं। तो अगर 23 का साल गुजर भी जाता है और अगर मेजर हम इकोनॉमिक और पॉलिसी मेजर्स या प्रोडक्टिविटी इनहांस नहीं करते, एक्सपोर्ट या व्हाटएवर, तो 24 में जाके तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर हमने एक्सपोर्ट को बहुत ना बढ़ा सके तो ये तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आज हम डिफॉल्ट नहीं करते तो कल तो यकीनन डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर हम नहीं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी देखिए, आपका कहना बजाय उसमें थोड़ी सी अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, अगर हम शुरू से ले लें सिंस 1947 एंड लेट्स से फर्स्ट कट ऑफ टिल 1970-71 जो प्री सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश पीरियड है, तो उसमें शायद 2 या 3 साल थे जहां हमारी एक्सपोर्ट्स ने इंपोर्ट्स को एक्सीड किया, वरना हम डिफिसिट में थे, बोरो करके गुजारा किया।
उसके बाद तो वो बिल्डअप होता रहा। उसके बाद 71 से अगर आप लास्ट ईयर ले लें तो शायद मेरे ख्याल में 45 साल ऐसे हैं या 46 जिनमें हमारा आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रेमिटेंसेस, क्योंकि इस पीरियड में अब रेमिटेंसेस भी आ गई थी, जब ये ऑयल इकोनॉमीज में 72 71 72 में जंप आया उनकी प्राइसेस में, तो ये हमारे बहुत से लोग जीसीसी वगैरह में जाना शुरू हो गए, तो वो भी एक रेमिटेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। वो भी अकाउंट फॉर कर लें और इम्पोर्ट्स में जोड़ लें उसके, सॉरी एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस को वर्सेस इम्पोर्ट्स, तो 45 46 ईयर्स में तब भी डिफिसिट है। 6-7 साल ऐसे हैं जहाँ हमने थोड़ा बहुत, तो ओवरऑल आपकी इंटायर हिस्ट्री में आप बोरो करके चलते आए हो। उसमें अगर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि देखिए, इसके अलावा कुछ पीरियड, मतलब थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमें कुछ यूएस फ्लोज आते रहे हैं। यूएस फ्लोज कैसे आए कि भाई कोई डेमोक्रेसी में हेल्प है जी, आपका ये लीगल सिस्टम को आप इम्प्रूव कर लो तो उसके लिए हम इतने डॉलर दे रहे हैं। वो खर्चा तो हमारा रुपीज में हो रहा है अगर हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है उसके ऊपर, तो या ये हम कोalition सपोर्ट में पैसा भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तो एक शुरू से टिल वेरी रिसेंटली यूएस का हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ इट्स रीजनल इंटरेस्ट हमारे मुल्क में इंटरेस्ट था और वो हमें पैसा भी भेजते रहते थे, या IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह ADB जो इदारे यूएस कंट्रोल में है या इन्फ्लुएंस में है, जहाँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस से जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ पॉजिटिवली इंक्लाइंड होते थे। तो वो हम रोज आते रहे हमें थ्रू आउट दिस पीरियड। अब वो हम आप सुनोगे बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी देखो हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी इस जमाने में, उस जमाने में, फलाने जमाने में। तो वो मैं अगर आपको ये कहूँ कि वी वर लाइक एन एथलीट ऑन स्टेरॉइड्स, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही। अब स्टेरॉइड्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो फिर पता चलना होता है जब वो स्टेरॉइड आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो आप देखते हो यार मेरा तो ये मसल नहीं काम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो हमने उस पीरियड में अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, हम एक्सपोर्ट से अर्न नहीं कर रहे थे, हम स्टेरॉइड पे चल रहे थे, बड़े खुश थे। अब वो स्टेरॉइड हट गया, अब हम फेस अप कर रहे हैं रियलिटी। सो दिस इज वेयर वी आर। अब उसमें क्या कर सकते हैं, आपको बहुत ड्रास्टिक मेजर्स देने पड़ेंगे, एक तो अपने लाइफस्टाइल बदलने पड़ेंगे, मतलब देयर इज नो चॉइस। दैट मीन्स कि आपकी जो सारी इकोनॉमी बेस्ड थी ऑन दो स्ट्रक्चर्स, वो मोर लेस रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। तो मैं अब तक I am not like opposed to any political party, nor can I understand the chessboard moves कि ये क्या होगा तो वो हो जाएगा, फलाना होगा तो। सिंपल चीज, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अदर देन गिविंग लिप सर्विस कि ये एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ, I've seen no real अब measures being एक साहब talked about. ये बताइए कि मैं आपकी बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। एक तो आपने वो स्टेरॉइड्स का किया, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एथलीट जो है उसका नाम बेन जॉनसन था, 100 मीटर का। जी और वो बेन का मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, उसके ही वाज सो स्टाइलिश, और मैं कैनेडियन एथलीट था। तो जी वो जी आई जी कैन अंडरस्टैंड कि स्टेरॉइड से क्या मिरेकल होता है और वो कितना गलत है बेसिकली, और कंपेटिटिवनेस और सारे का बेड़ा गर्क उससे कैसे होता है सोसाइटी में। ये जो एलीट और ये जो इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट होते हैं उससे, यू आर राइट, वो तो और फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। और वो जो इनइक्वालिटी है वो वेल्थ फिर इंडस्ट्री में आके परफॉर्म भी नहीं करती, वो रियल एस्टेट में जाती है, बैरून मुल्क। वो आपकी बातें दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये चीजें कुछ ये तो स्टेरॉइड्स का आपने जिक्र किया, क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते हैं, मैं उसकी एक वजह पूछने की। क्योंकि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम देखते हैं छोटी सी, चाइना में वो जो लॉन्ग मार्च जो कि एक तरह की मिलिटेंट स्ट्रगल थी, करोड़ों लोग मरे उसमें, और जो हुकूमत थी वो एक जजीरे में ताइवान में चली गई, क्यूमिनटैंग और चेयरमैन माओ की वहां हो गई। उसके बाद एग्रीकल्चर और वो आगे चलता रहा। डेंग शॉपिंग ने आके ओपननेस, उन्होंने कहा कि शट योर माउथ एंड मूव योर हैंड्स, और काम करना शुरू किया, छोटी मैन्युफैक्चरिंग और आगे गई।
जब एक स्टेज पे चाइना आ गया तो उन्होंने कहा चाइनीज को कि अपने घर आ जाओ जो पढ़ने लिख के, और चाइनीज एक्सपर्ट आए और पैसा लाए एक्सपर्टी, और चाइना जो है वर्टिकल उस पे। इंडिया में भी वैसे ही हुआ। एम्बेसडर कार चलाते रहे और वो कहते हैं कि शाहरुख खान को डब्बा पाकिस्तानी सुजुकी का देते थे कि जी यहाँ पे इम्पोर्ट हीरो ये चला रहा है, और उस दौरान में वो सारा सरप्लस और एग्रीकल्चर में वो क्रिएट हुआ। उसके बाद उन्होंने 1992 में मनमोहन सिंह ने ओपन किया इकोनॉमी को, और रुपी कंपेटेबल और वो सारा जो है। उसके बाद एक स्टेज आई जब वो एक्सपोर्ट्स में भी और आईटी का होने लगा, तो उन्होंने भी कहा कि घर आ जा परदेसी वो वाला जो है तेरा देश बुलाए। तो एक्सपैट 2008 के, मुझे एक मेरा रिश्तेदार बता रहे थे, मेरे कजन बता रहे थे कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ यूएस में, तो जितने वो इंडियंस को जानते थे वेल ऑफ थे, वो एयरपोर्ट पे गए, घर तो उनके पहले ही वो पकड़े गए थे क्योंकि वो जी डिफॉल्ट हो गए थे। उन्होंने गाड़ियां वहां पे एयरपोर्ट पे पार्क की, चाबी बीच में लगी और इंडिया चले गए, एंड दे नेवर रिटर्न बैक मोस्टली जी उनमें से। तो वो इंडियन एक्सपर्ट आए, एक्सपर्टीज भी लाए, पैसा भी लाए, और इंडिया जो है वो वर्टिकल के ऊपर चला गया। तो हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट है जो 32-35 बिलियन डॉलर बेचता है, खास तौर पे वेस्टर्न, जो वेस्ट से गल्फ को आप छोड़ दें, तो वो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर अब वापस आने को तैयार नहीं। क्या करें हम? जी देखिए, बातें आपने जो की हैं चाइना की अगर हम मिसाल ले लें तो इनइक्वालिटी की जो आपने बात की है, जो लोग बाद में कहते हैं कि भी वो फ्री मार्केट में आ गए और स्टेट ही हो गया, नहीं, पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड किया गया जिसमें इनइक्वालिटी को बहुत हद तक रिमूव किया गया, लेकिन उसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर से में इश्यूज थे। But there were leaders like Mao who wrote many books, did all the things. But जब ये turmoil होता है, तो I remember reading कि उसका एक आर्टिकल था कि the leader has to be able to ride the storm. तो ठीक है। यहाँ खुदा ना खासा कल स्टॉर्म आ जाता है एंड वी रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिफॉल्ट कर जाते हैं वगैरह, तो देयर विल बी अ स्टॉर्म। But China was all said and done primarily one large entity country. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत से हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स में इश्यूज हैं। हमारा एथनिक एक है, फेडरेटिंग है, यूनिट फॉल्ट लाइन। ओवरसाइज्ड है कंपेयर टू अदर्स, वो डोमिनेट वो है, तो इट्स ऑलवेज अ बैटल फॉर दैट प्रोविंस कि ये कैसे हम जीत जाएं। सो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज दैट कैन इम्पैक्ट अस। एंड इंडिया की आपने मिसाल दी, उनका भी वही था। इनिशियली इट वाज अ socialist type economy that Nehru started with very serious land reform, zero absentee landlord. देखें उसमें लैंड remember the होल्डिंग कम। Congress, the Indian Congress was striving for and won independence. The League was striving for and won separation. There's a difference. बिल्कुल ठीक। और लीग के साथ जो सारे बड़े लैंडलॉर्ड वगैरह हुए थे उनने सपोर्ट थ्रो इन कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस से वो थ्रेटन फील करते थे अबाउट देयर लैंड। सो एज इट हैपेंड कि वो सेपरेशन में स्ट्रैंगल होल्ड आ गया ऑफ द एलिट्स ऑफ सॉर्ट्स। उसमें फिर बाद में वो और किस्म के एलिट्स भी आ गए, बट स्टार्टिंग पॉइंट आपका वो, उससे अगर आप कल हटते हो somehow through turmoil, which is frightening, and you can never predict the outcome of a turmoil like that. उसका क्या होगा? It's like an explosion. तो आप कहो कि नहीं यार ये एक्सप्लोजन होगी, उधर नहीं उसका इम्पैक्ट जाएगा, उधर जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं, कैसे खुदा जाने क्या होगा। हाँ, So एग्री। it's a frightening prospect, but maybe that is what we are destined for. अगर the ruling elites don't rethink कि क्या करना है, तो फंडामेंटली जिस तरह आपने रियल एस्टेट की बात की, ये किया वगैरह, उसमें unless you start taxing all of that instead of मतलब इस वक्त वो मेनली आपकी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो सारा स्ट्रक्चर गलत है। दैट मीन्स कि दी ईच टाइम अ पुअर पर्सन गोज एंड बायज समथिंग, उसमें अच्छी खासी टैक्सेशन एलिमेंट है। मैं अगर आखिरी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जाहिर है ये बातें तो देयर इज नो एंड टू इट, बहुत से मयर्स हैं।
आखिरी है कि हु विल बेल द कैट। उसके लिए मैं ये एक आपको थोड़ी सी वो उसमें थ्रो करता हूँ कि सोवियत यूनियन का हमने देखा, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस की। ओपननेस ने उनको तोड़ दिया, रीस्ट्रक्चरिंग बीच में रहेगी। जब चाइना पे आया तो उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की, डेंग ज़ाओपिंग, और वो टाइनामेन स्क्वायर हमारे सामने हुआ है। उन्होंने ओपननेस नहीं होने दी, बल्कि पॉलिटिकल हैंडल जिससे चेंज रीस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट किया, वो और ऑटोक्रेटिक और सख्त किस्म का किया चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दे आल्सो विन ओवर। हमारे यहाँ लगता है ऐसे है कि यहाँ पे उस ऑटोक्रेटिक, बिकॉज ऑफ आपने जैसे जिक्र भी किया इथनिक और फॉल्ट लाइन और मिजाज भी पॉसिबल नहीं है। तो who will bell that? Do you think for some time we need a very strong, I mean, डंडा sort of at the top और वो करे, या दूसरी इलेक्टोरल रिफॉर्म करके इसको आगे फेयर स्ट्रक्चर को आगे लेकिन चलाया मेरे जाए, हिसाब कैसे? से स्ट्रॉन्ग हमने पहले भी देखे हैं और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स पहले भी देखे हैं और उनके आउटकम्स भी देखे हैं। इट हैजंट अच्छा, वर्क। जो हमारी इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को आप कह लें, वो भी कभी पूरी तरह इवॉल्व नहीं हो पाई है, उसमें मैनिपुलेशन बहुत होती है, हर किस्म की चीज़ है। अगेन दिस ओवरसाइज प्रोविंस पंजाब की जो स्टडी की गई है बाय डॉक्टर अली चीमा एंड हिज कॉलीग्स के 400 फैमिलीज हैं जो इलेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है, पंजाब में, मतलब प्राइमरीली वही लोग एलीट कैप्चर है आते ना हैं, ये। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म कौन करेगा? वो लोग करेंगे जो कैप्चर किए गए, नहीं होगा। ज़ाहिर है। सो अनफॉर्चुनेटली आई सी नथिंग ऑन द होराइजन कि भाई फलाने पॉलिटिकल पार्टी का एक ये मैनिफेस्टो है where they say we'll do this and they come to the public with that manifesto and then maybe get elected, chances are नहीं होंगे, क्योंकि वो will be so drastic the reform agenda कि और द उनको स्टेटस को। support नहीं मिलेगी। So I think we are at a stage where it's very difficult to predict कि कैसे resolve होगा। Unfortunately अगर नहीं होगा तो फिर जो inevitable है chaos, what will emerge out of that I don't know। बहुत बहुत शुक्रिया जी ऑन गिविंग टाइम। बॉटम लाइन ये रही कि किस तरह होगा और कौन करेगा, ये रिसर्च और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन जो चीज हमें पता है वो ये है कि ये ओवरड्यू है, होना चाहिए, ये कल हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज नहीं होता तो फिर वक्त का जो जबर है वो हमसे ये करवाएगा, और वो 71 में देखा हमने वक्त का जबर है। यूनाइटेड इंडिया जो था वो भी, उनकी पार्टी भी, विलो भाई पटेल वगैरह, दे वर नॉट रेडी टू डू इट, और फिर वक्त के जबर ने, उन्होंने भी देखा कि कंट्री जिसे वो हिंदुस्तान कहते हैं वो भी डिवाइड हुई। तो आगे अनफॉर्चुनेट बात है, अल्लाह ना करे ऐसे हो। और द बेस्ट थिंग ये हो सकती है कि देयर शुड बी सम गुफ्तगू हो, और एक कॉमन, कम से कम कॉमन इकोनॉमिक एजेंडे को तो ऊपर आगे चलें, जिसमें कॉमन सोशल एजेंडा भी होना चाहिए, क्योंकि जो फैमिलीज, दो फैमिलियां तो पॉलिटिकल कहते हैं, 50 60 70 100 200 फैमिलियां जितनी भी, वो जो कैप्चर हुआ होता है, जाहिर है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए उनकी जेबों से निकल के तो ग्रास रूट लेवल पे ये जो वर्टिकल वेल्थ हाईवे है इसको हॉरिजॉन्टली लाने के लिए, तो वन कैन होप एंड प्रे, खास तौर पे वो लोग जिनका ये वतन जो है ये If I उनकी। can just add one thing, अगर तो किसी बाय मिरेकल सारी पॉलिटिकल बैड पार्टीज एंड द अदर पोर्शंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट जिनके इन्फ्लुएंसेस हैं, सब एक टेबल पे बैठ जाएं, जहां पर एक पार्टी को पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ चेंज ना लेना पड़े, सब कलेक्टिवली डिसाइड कर लें, तो चांस बन सकता है। विदाउट दैट देन दे लीड टू केओस। वही बात कि अगर तमाम पॉलिटिकल जहाँ पे इसका जो नुकसान, फॉर एग्जांपल जो बेग साहब कह रहे हैं वो ये है कि इसमें कोई विनर और लूजर ना हो, बल्कि हर कोई इन्वेस्ट करे इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। देन और एवरीवन विल बी अ विनर। हाँ, एंड एवरीवन वुड बी अ विनर। सो इस वक्त पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया है कि विन और लूज का कोई चक्कर नहीं है, विन विन का भी कोई चक्कर नहीं है। जो चीज कर सकती है वो है विन विन विन, कि एवरीवन शुड बी अ विनर एंड देयर शुड बी नो लूजर। मुझे बार बार वो चीज याद आ जाती है, एक जुमला
जो मुझे हर रोज पहले से ज्यादा क्लैरिटी से समझ आना शुरू हुआ है। जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त जुमला बोला गया कि ला तसरीबा अलैकल यौम, कि आज के दिन किसी को कोई मजम्मत नहीं की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गुड बाय टिल देन।